हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूनियन बजट 2021-22 से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर पर चर्चा करेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे। बजट से जुड़े कंसेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इससे जुड़े प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बजट से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूनियन बजट 2021-22। यह फर्स्ट डिजिटल बजट है, यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का यह थर्ड बजट है, यानी कि तीसरी बार उन्होंने बजट पेश किया है। 2021 का बजट 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला बजट है। वर्ष 2021 हमारे हिस्ट्री के लिए अनेक मील का पत्थर वाला वर्ष होगा। ऐसा क्यों होगा? वर्ष 2021 हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा। वर्ष 2021 1971 के भारत पाकिस्तान वार का 50वां वर्ष भी होगा। भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष होगा। यह आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना का भी वर्ष होगा। यह ब्रिक्स में भारत के प्रेसिडेंसी का वर्ष होगा। हमारे चंद्रयान 3 मिशंस का वर्ष होगा। यानी कि 2021 का वर्ष हिस्ट्री, साइंस एंड फ्रीडम एंड कल्चर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला वर्ष होगा। आगे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय सरकार की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के समय गवर्नमेंट के द्वारा 800 मिलियंस लोगों को फ्री में भोजन दिया गया, 80 मिलियंस लोगों को गैस मुहैया कराया गया, 400 मिलियंस को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। ये गवर्नमेंट की उपलब्धियां हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण शुरू होने से पहले बताया। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि वर्ष 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत के विज़न का बजट होगा, यानी आत्मनिर्भर भारत के विज़न के बजट के अकॉर्डिंग होगा। कोविड-19 के वैक्सीन को 100 से अधिक देशों को भेजने का काम किया गया है, यानी कोविड-19 के वैक्सीन को 100 से ज़्यादा देश में भेजा गया है। वर्ष 2021-22 के बजट का आकार 34.83 लाख है, यानी कि 34,83,236 करोड़ का है, जो कि वर्ष 2021 के बजट का 13% ज़्यादा है। FRBM एक्ट 2003 को संशोधित करने की बात की गई है, जिसे फाइनेंस बिल्स द्वारा संशोधित कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट की सीमा FRBM एक्ट के अनुसार 3% होना चाहिए, जो कि वर्ष 2020-21 में 9.5% रहने का अनुमान है। FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए NK सिंह कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तक फिजिकल डेफिसिट को 3% तक लाने की बात की समीक्षा की है। फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉकडाउन के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज को 3 चरणों में घोषित करने की बात कही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0, 2.0, 3.0 है, जो कि जिसका पूरा आकार मतलब इसका साइज 27.1 लाख करोड़ है, जो कि भारत के GDP का 13% है। फाइनेंस मिनिस्टर ने स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर देते हुए बजट में 6 पिलर का उल्लेख किया है, मतलब 6 पिलर के आधार पर बजट को प्रस्तुत किया है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशंस इंडिया। फोर्थ है मानव पूंजी एवं नवजीवन का संचार करना। फिफ्थ है इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। फर्स्ट पिलर की बात करें तो एक न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना।
शुरू करने की बात कही गई है, जिसे 64,180 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्ष के लिए लॉन्च किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया गया है। निवारण, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण, 3 एरिया में ध्यान को फोकस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषण पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान को आपस में विलय कर दिया जाएगा और साथ ही मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जिससे 112 आकांक्षित जिलों में सुधार के लिए कार्यनीति अपनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा। शहर स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 2021 से 26 के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 1,41,678 रुपये आवंटित किया गया है। एक तरह से 2021-22 का बजट रिकवरी वाला बजट है। पूरा का पूरा ध्यान सेंट्रल थीम हेल्थ पर फोकस किया गया है। हेल्थ की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। हेल्थ, ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया है, इकोनॉमिक के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया है एंड एनवायरनमेंट के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया है। मतलब इसकी बात कही गई है। कोविड-19 से उभर रहे देश के लिए प्रोएक्टिव बजट को भी बनाने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य बजट पर, हेल्थ बजट पर 137% यानी 137% की वृद्धि सरकार के द्वारा दी गई है, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान हेल्थ एंड हेल्थ सर्विस पर है। प्राइवेट व्हीकल भी अब सिर्फ 20 साल तक ही सड़कों पर चल पाएंगे, जो कि कमर्शियल व्हीकल की सीमा 15 साल तक ही है। उसके बाद इनको इजाज़त नहीं होगी। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। लोगों ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगा। सेकंड पिलर की बात करें तो बजट को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। बजट को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में 5.54 लाख करोड़ रुपया खर्च में वृद्धि किए जाने की बात कही गई है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा मिलेगा। इसको जोर दिया जाएगा, इसमें डेवलपमेंट का काम होगा। सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय में 34.5% बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5.4 लाख करोड़ का प्रस्ताव भी किया है। साथ ही करेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 4.2 लाख करोड़ के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस डाटा को आप ध्यान से सुने। 1-2 बार आप इसे देखेंगे तो आपको मतलब इन सारे डाटा के बारे में पता चल जाएगा। बजट है ही ऐसी फील्ड एरिया है जिसकी मतलब इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसको अच्छे से हर एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 मतलब 24-25 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ने की बात कही गई है, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ावा मिल सके। आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर देने के लिए 30 सेक्टरों पे PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम शुरू करने की बात कही गई है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की साइज तथा कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल पार्क। मित्रा, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई है। टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उसे सरकार उपलब्ध कराएगी।
इससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी बनेंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्टली वे में इस बजट में एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कही गई है। बस आप मतलब गवर्नमेंट का ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्डअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना ताकि उससे जॉब जनरेट हो सके। सड़क और अवसंरचना मार्ग, इसमें हम देखते हैं 1.3 लाख करोड़ रुपए की निवेश में तमिल तमिलनाडु राज्य में 35,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य की बात की गई है। केरल में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर की बात, केरल राज्य में 1100 किलोमीटर का राज्य मार्ग की बनाने की बात कही गई है। कोलकाता में कोलकाता सिलगुड़ी के उन्नयन समिति सहित 2500 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की बात कही गई है। असम में 19,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय मार्ग बनाने की बात कही गई है। रेल मतलब अगर कुल मिलाकर कहे तो सड़क राजमार्ग और अवसंरचना के विशेषकर 4 राज्यों पे मेनली फोकस किया गया है। इसे ध्यान से समझते हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों का इस साल चुनावी साल भी है, मतलब इस साल चारों राज्यों में चुनाव भी है। खैर आगे चलते हैं। एक नेशनल रेल विजन की बात कही गई है जो कि 2030 तक तैयार होगा, जिससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया है। मतलब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर दिया गया है। आगे चलते हैं। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो सर्विस शुरू होगी। सरकार का जोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान फोकस किया गया है। इसके लिए कुछ बजट भी आवंटन किए गए हैं। कोच्चि मेट्रो रेल फेज़ 2 के लिए बजट एलोकेट किया गया है। चेन्नई मेट्रो रेल फेज़ 2 के लिए बजट एलोकेट किया गया है। बेंगलुरु रेल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट एलोकेट किया गया है। नागपुर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। 2021-22 में एक हाइड्रोजन एजेंसी मिशन शुरुआत करने की प्रस्ताव को पीपीटी मॉडल के आधार पर पोर्ट को यानी बंदरगाहों को निर्माण करने की बात कही गई है। भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 1 लाख करोड़ लाभार्थी को और इसमें शामिल किया जाएगा। 3 वर्ष में 100 से अधिक जिलों में सिटी गैस डेवलपमेंट नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में गैस पाइपलाइन परियोजना बनाने की बात कही गई। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटिंग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की बात कही गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, यानी कि आपको अब कम कीमत पर बीमा ज़्यादा सुरक्षित मिल सकेगा और इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। भारत के कुल जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी ओनली 3.7% है। इसकी तुलना अगर बाहर से करें तो यानी कि दुनिया के औसतन एवरेज का ये मतलब बाहर में इसे 6.1% अवेलेबल है बाहर की दुनिया में। अदर फॉरेन कंट्री में भारत में अब भी करोड़ों लोग इसे इंश्योरेंस के क्षेत्र से काफ़ी दूर है। बीमा क्षेत्र की बात करें तो DICGS एक्ट में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके तहत बैंकों के डूबने पर मिलने वाली गारंटी की राशि में वृद्धि हुई है। यानी कि अगर आपका खाता किसी बैंक में है और वो बैंक अपने गलत नीति के अनुसार मतलब अपने गलत डिसीजंस के कारण वो कोलैप्स कर जाता है, तो आपको मिनिमम बैलेंस जो मिनिमम राशि होगी वो 5 लाख रुपया मिलेगी ही मिलेगी। पहले ये राशि सिर्फ 1 लाख रुपया थी। यानी अगर बैंक
करप्ट करता है, कोलैप्स करता है अपनी गलत नीतियों के से, तो आपको 5 लाख रुपया मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। पहले ये राशि सिर्फ 1 लाख रुपया थी। सरकार एलआईसी का आईपीओ लेकर आएगी, यानी कि सरकार एलआईसी के शेयर को बाजार में बेचेगी। जो आमदनी होगी उसे बाकी के योजनाओं के खर्च पे पूरा किया जाएगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव करने की बात कही गई है। इसे समझते हैं। कंपनी के कैपिटल वैल्यू के आधार पर परिभाषा तय की जाएगी। जैसे कि मार्केट शेयर में अगर किसी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ रुपया है, यानी कि मार्केट शेयर में अगर किसी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ रुपया है और उसका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ रुपया है, तो उसे छोटी कंपनियां ही मानी जाएगी। पहले ये सीमा जो थी, मतलब पहले ये बाउंड्रेशन जो था 50 लाख तक था। थर्ड पिलर है एग्रीकल्चर्स, कृषि की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 माह से अधिक समय से जारी आंदोलन के बीच सरकार ने बजट के जरिए किसानों को एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, मतलब एमएसपी को कोई ख़त्म करने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे जो खरीद होती थी वो जारी रहेगी। अपने बजट भाषण में सीतारमन ने जोर देकर कहा कि देश में कृषि उपज मंडी समिति यानी कि एपीएमसी की मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। एपीएमसी के मंडियों को आधुनिक सुविधा से लैस करने की बात की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में भी वृद्धि हुई है। जो मतलब भुगतान किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई है। क्या हुई है ये हम देखते हैं। जैसे कि गेहूं उत्पाद करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको लाभ मिला है 2019-20 में 35.57 लाख थे, जो बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हो गया है। जहां तक धान की बात करें तो इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, जो बढ़कर 2020-21 में 1.4 लाख करोड़ हो गई है। विदेशी कृषि उपज की घरेलू किसानों को बचाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आम बजट में विशेष प्राविधान करते हुए सीतारमन ने कपास पर सीमा शुल्क की दर 0 से बढ़ाकर 10% कर दी है तथा विदेशी रेशम की आयात पर 10% से बढ़ाकर उसके शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट है किसान, मछुआरे और गरीबों की सहायता करने के लिए भी कोशिश की गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाले 32 फसलों को शामिल किया गया है। मतलब जो फसल जल्दी खराब हो जाते हैं उसको इसके तहत शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएफसी की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआ घाट में 5 फिशिंग हब बनाने की बात की गई है। वन नेशंस वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू होगा, जिससे 86% लोगों इसे कवर किया जा चुका है। नेक्स्ट है सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ पिलर देखें तो विद्यालय शिक्षा, इसमें क्या है इसे हम समझते हैं। गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ, निजी स्कूलों राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की बात कही गई है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों के स्टैंडर्ड के मुताबिक 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है एनजीओ की मदद से। लद्दाख में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य एजुकेशन मॉडल की स्थापना करने की बात कही गई है। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए
35,219 करोड़ रुपया आवंटन करने की बात कही गई है। फिफ्थ पिलर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाषा अनुदान मिशन मतलब सभी भारतीय भाषाओं के अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए अब एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू किया गया है, ताकि क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा सके। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSI जो PSLV-CS लॉन्च करेगा, इसको भी मतलब इसकी बात कही गई है। एक गहरा सागर मिशन शुरुआत करने की बात कही गई है। सिक्स पिलर की बात करें तो मतलब छठा पिलर की बात करें तो आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह इसके अंतर्गत पूरे इसके अंदर ये जो जनगणना होगी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके लिए वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के 3% तक ले जाने की बात कही गई है, जैसा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में बताया गया है। केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के लिए FRBM अधिनियम में संशोधित करने की बात कही गई है, इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी किया है। 9 दिसंबर 2020 को अगर बात करें तो 15वां वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में बताया। बजट भाषण का सेकंड पार्ट देखें तो भाग ख देखें तो बजट में फिजिकल कंजर्वेशंस पर फोकस दिया गया है। फिजिकल कंजर्वेशंस के बेसिकली दो प्रिंसिपल होते हैं, टैक्स में कटौती और दूसरा खर्च में नियंत्रण कंट्रोल करना। आगे चलते हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने अपनी आय और व्यय के खर्च में बड़े अंतर की वजह से टैक्स में कोई छूट नहीं दी है। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में कोई छूट देगी, ताकि लोग के हाथों में पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा और वो पैसे को बाजार में खर्च करेंगे। यानी कि सरकार का पूरा ध्यान खर्च बढ़ाने पर था, इसलिए वो अपने आय और व्यय में कोई कटौती नहीं कर सकती थी। 75 वर्ष से या उससे ज़्यादा वाले लोग जिनकी आय इनकम जो है केवल पेंशन है और उसके ब्याज से होती है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स उनको देना होगा बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से उनको छूट मिल गई है। सेकंड है इनकम टैक्स चोरी के लिए इनकम टैक्स की चोरी के मामले में अब सिर्फ 3 साल तक का ही कार्रवाई किया जा सकता है। उसकी समय सीमा पहले 6 साल तक थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब 3 साल के अंदर ही अपने सारे केस के मामले निपटा लेने होंगे। अगर कोई इंसान टैक्स के मामले में किसी तरह की कोई चोरी करता है तो उसका पूरा का पूरा जो केस इन्वेस्टिगेशन है 3 साल के अंदर पूरा करना होगा। अगर 3 साल ज़्यादा हो गया तो उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा बजट में कहा गया है। 50 लाख से ज़्यादा इनकम छुपाई तो 10 साल तक की केस खोलने जा सकेंगे, 10 साल तक इसके बात कही गई है। 10 करोड़ तक 10 करोड़ तक टर्नओवर पर टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं होगा। पहले ये लिमिट 5 करोड़ थी, 10 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो उस पर कोई ऑडिट नहीं होगा। पहले ये सीमा 5 करोड़ रुपये थी। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे आगामी फाइनेंशियल ईयर राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व घटने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.53% के उच्च दर पर पहुंचने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 2.5% से नीचे लाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, इसी तरह प्रभावी राजस्व घाटा
माफ़ कीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 2020-21 होना चाहिए और ये 21-22 होना चाहिए। 20-21 के लिए 6.3% है और 21-22 के लिए 4.1%। इसी तरह प्राथमिक घाटा 20-21 के लिए 5.9 है और 21-22 के लिए 3.1 है। आगे चलते हैं। रुपये का आगमन, मतलब रुपये कहाँ से आता है ये देख लेते हैं। कर्ज और अन्य देयता से 36% सबसे ज़्यादा। नॉन डेप्ट कैपिटल प्राप्ति में 5%, गैर कर राजस्व से 6%, आयकर इनकम टैक्स से 40%, सीमा शुल्क से 3%। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8%, कॉर्पोरेट टैक्स से 13% और जीएसटी से 50%। नेक्स्ट हमारा है रुपये का गमन, मतलब रुपया कहाँ जाता है। केंद्रीय योजनाओं में 9%, पेंशन में 5%, सब्सिडी में 8%, रक्षा में 8%, अन्य व्यय में 10%, केंद्रीय और क्षेत्रीय योजना में 40%, ब्याज भुगतान में 20%, कर और शुल्कों को राज्य मतलब कर और शुल्कों को राज्यों का हिस्सा 60%, वित्त आयोग और अन्य आवरण के लिए 10%। नेक्स्ट हमारा है, अब देखते हैं क्या महंगा होगा और सस्ता क्या होगा। सोना, चांदी, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर के सामान सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल, हेडफोन, सोलर इन्वर्टर्स, गाड़ी, ये सब महंगे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देने वाली है, पेट्रोल और डीजल के दाम इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं, लेकिन इस पे इसका असर आम जिंदगी पर कोई नहीं पड़ेगा, मतलब आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों, इसके वो हम देखते हैं। गवर्नमेंट ने डीजल पर 4 रुपया तथा पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर एग्रीकल्चर सेस लगाया है। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चर सेस लगाया है। यह एक तरह का एग्रीकल्चर सेस लगाया है। इसके वजह से आम लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी उतना ही कम कर दी गई है जितना सेस बढ़ाया गया है। मतलब पेट्रोल और डीजल पर जितना सेस बढ़ाया गया है उतना ही कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, मतलब एक बैलेंस कर दिया गया है जिसका असर आम लोगों पर कोई नहीं पड़ेगा। महंगा दिख रहा है बट उसकी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है जिस पे उसका कोई असर नहीं होगा। अब रही बात कि सेस क्या होता है। सेस एक तरह का टैक्स होता है जिसको टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। मतलब यह किसी वस्तु पर नहीं लगता है, यह किसी प्रोडक्ट पर नहीं लगता है, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स पर लगता है, इसीलिए इसे वो टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेस लगा रही है, इससे होने वाली कमाई किसानों पर ही खर्च होगी। अंततः कहे तो सरकार विकास का विश्वास जैसे माहौल पर जोर दे रही है, पहला पॉइंट। लास्ट में अगर इसकी बात करें तो सरकार विकास का विश्वास जैसे माहौल पर जोर दे रही है। सेकंड पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम है। तीसरा मेन फोकस गवर्नमेंट का है। थर्ड है रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव की दिशा में गवर्नमेंट कदम उठा रही है, मतलब प्रोएक्टिव बनना चाह रही है। इस प्रकार हमने बजट से जुड़े तमाम पॉइंट्स को देखा, उसे समझा और विस्तार से उस पर चर्चा की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।